पहले तो सबसे पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसका उसने नाम रखा मोदी की गारंटी। पता है मुझे लगता है ना कि लोगों को शायद थोड़ी सी ना यहाँ से भूलने की आदत हो जाती है। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के साथ से सपोर्ट के लिए तो नहीं जुड़े थे। हमारे दिमाग में अभी स्कैमस्टर का नाम पे आम आदमी पार्टी के लीडिंग जो है डायरेक्टर साहब वही आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ही आते हैं। तो हमें बीजेपी को कुछ भी डिफेंड करके या कुछ हमें उनसे कुछ मिलने नहीं वाला, नहीं मिल या हमें लोगों को बता के कि बीजेपी ने ऐसा करा हमें नहीं मिलने वाला। बट हमारा टॉपिक ही ये है और जो करा है हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब वो हमारी गलती नहीं है कि वो टॉपिक फेवर में ही बीजेपी की जाता है। सात फेजेस में चुनाव होंगे। 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में सभी 39 सीटों पर मतदान हो। First phase of the seventh phase Lok Sabha elections takes place. कल से लोकसभा के चुनाव है वो शुरू होने वाले। 21 राज्यों में चुनाव है, 102 सीटों के ऊपर वोटिंग हो रही है। Joined the Congress on Thursday. Now, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में जो 2024 में कंडक्ट होने वाले हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे कितने फेजेस हैं वोट्स के, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो क्या है और बीजेपी मैनिफेस्टो क्या है, और कुछ स्कैम्स के बारे में जो लीकली चल रहे हैं और क्लेम हो रहे हैं कि ऐसा अभी रूलिंग पार्टी कर रही है कि वो कितने सच हैं और कितने झूठ। ओवर टू यू साइड। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस अपकमिंग लोकसभा में टोटल 7 फेजेस में वोट्स कराए जाएंगे, ठीक है। जिसमें टोटल 543 में हमारी सारी पार्टियां लड़ेंगी। ठीक है। जो पहला फेज का चुनाव होगा वो होगा 19 अप्रैल को, जो सेकंड होगा वो होगा 26 अप्रैल को, थर्ड 7 मई को, फोर्थ 13 मई को, फिफ्थ 20 मई को, 6 25 मई को, और जो लास्ट वाला होगा यानी कि 7th वो होगा 1 जून को। और इसके हमारे जो रिजल्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 जून को। तो टोटल 543 सीट्स में ये चुनाव लड़े जाएंगे जिसमें ये सारे फेजेस होंगे। और कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें? इसमें टोटल 6 नेशनल पार्टी इन्वॉल्व है जो हमारी इस बार चुनाव लड़ रही है, जिसमें फर्स्ट पे बीजेपी है जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स लेकर उतरी है, सेकंड पे हमारी कांग्रेस रहने वाली है, थर्ड पे हमारी रहने वाली है सीपीएम, फोर्थ पे रहने वाली है आम आदमी पार्टी, फिफ्थ पे बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, और सिक्स्थ पे होगी हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी। तो जो बीजेपी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स लेके उतरी है, ये कितने कैंडिडेट्स लेके उतरी है? ये आप एक टाइप से ये कह सकते हो कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है बीजेपी इस टाइम पे। इसके पास सबसे ज़्यादा एमएलएज है, सबसे ज़्यादा एमपीज है, इवन सबसे ज़्यादा इसके कैंडिडेट्स, इसके सबसे ज़्यादा सपोर्टर है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के टाइम पे इसके पास मोर देन 1300 एमएलएज है सिर्फ इंडिया में। 1300 एमएलए, और इसको फॉलो अप कर रही है टीएमसी गवर्नमेंट जिसके टोटल अभी तक 700 या 600 है, जो कि अभी फिर मणिपुर में हार के जो बीजेपी के हाथों हार गई है। तो मणिपुर में तो जो राइट्स वगैरह भी हुए तो वो उन्हीं के अंडर हुए थे। हाँ जी, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्हीं से लेकर अब तक चलता आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का क्लेम है कि ये बीजेपी ने करवाया या फिर बीजेपी का स्कैम है। बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, और बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है, फिर बीजेपी जा नहीं रही है। बट मणिपुर में जो ये हुए, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और जो क्या कहते हैं सिटी में रहने वाली कम्युनिटीज़ है, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था लैंड को लेके, और उसकी वजह से राइट्स हुए थे। तो इसमें तो कोई बीजेपी का हाथ हो नहीं सकता। इवन बीजेपी नहीं, किसी भी पार्टी का इतना बड़ा रोल नहीं हो सकता हाँ। कि अगर तुम किसी के लैंड पे जा रहे हो और तुम कब्जा कर रहे हो तो वो रिवर्ट तो तुम्हें देंगे ही ना। तो शायद इसी वजह से हुआ था वो सब। और जो भी करा उन्होंने टू बी लाइक कह रहे हैं कि जैसे किसी लड़की के साथ ये हुआ या वो हुआ, तो न्यूज़ वालों ने वो भी कवर करा है, मगर हमें आज भी लगातार वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि गवर्नमेंट दबा रही है, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बीजेपी है। तो क्या वो दबा रही है या फिर नॉर्मली इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती क्योंकि वायलेंस बहुत हो रहा है? वायलेंस जो है मणिपुर में वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पे, और इवन अब काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन बीच में वो इतना ज़्यादा हाई पे जा चुका था कि बहुत सारे लोग इस पे प्रोटेस्ट करने निकल गए थे। इवन हमारे जंतर मंतर में भी कुछ लोग आए थे कि मणिपुर पे जाके एक बार देखो। अब ये क्या है क्या नहीं, लोगों का अपोजिशन का तो ये कहना है कि वहाँ पर एक बार मोदी जी को जाना चाहिए था, जबकि मोदी जी हमारे पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, जब हमारे पूरे इंडिया में हर जगह जा सकते हैं, तो एक बार मणिपुर जाने में उनका क्या है। ऐसे ही हमारे एक MMA फाइटर है जो कि बड़े फेमस है, उन्होंने भी अपने MMA फाइट के दौरान ये बोला था कि आप मोदी जी एक बार प्लीज़ एक बार मणिपुर जाइए और वहाँ का एक बार हालचाल जानिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में,
ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैम्प में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर। अब एक गवर्नमेंट चलाना इतना इजी नहीं होता। सही बात। वो जनता के कहने पर वो जा सकते थे वहाँ पर, लेकिन कोई ना कोई रीजन माइंड में उनके जरूर रहा होगा जिस वजह से वो अभी तक नहीं गए। और हो सकता है वो आने वाले टाइम पे चले जाएं। और अब तो उनकी पार्टी भी रूलिंग में है वहाँ पे। हाँ जी। पहले उनकी पार्टी रूलिंग में भी नहीं थी, तो वो जाते भी तो जाने के तो वो जा सकते थे, बट वो किस हिसाब से जाते? वहाँ जाके उनका कोई स्टैंड तो होता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी और की है वहाँ, तो वो गवर्नमेंट उन्हें मतलब वो स्टैंड लेने ही नहीं देती। तो अब जैसे जीती है तो अब जाएंगे, जो भी है सॉर्ट करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि म्यांमार में उन्होंने सारा फेंसिंग वगैरह अब करवा दी है। पहले म्यांमार का बॉर्डर जो था वो ओपन था, अब वहाँ पे कितने सालों बाद जाके अब फेंसिंग हुई है, उसको अलग करा है। इंटरनेशनल बॉर्डर है वो, और उसको अब जाके अलग करा, वरना तो सब ऐसे ही घूमते रहते थे। ऐसे सेम नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी होता है कहीं ना कहीं, जहाँ पर लोग ऐसे ही आना जाना करते रहते हैं, जनरली करते रहते हैं, और फिर उसकी वजह से कुछ अलग चीज़ें भी प्रमोट होती हैं। अब उन चीज़ों को छोड़ो, फिर अभी पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो और बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में। पहले तो सबसे पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जिसका उसने नाम रखा मोदी की गारंटी। मोदी ने इस बार कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, जहाँ पर गरीबी की, मिडिल क्लास फैमिली की, इवन अमीरों की भी बात हुई है। स्टार्टअप फेजेस के बारे में, वर्ल्ड वाइड हमारा किस हिसाब से नाम चल रहा है। इसके अलावा जो जितने भी स्टेट्स हैं, कोई भी अपकमिंग चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी 2037 में वो होने हैं, ओलंपिक गेम्स होने हैं हमारे इंडिया में। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वो हमारे इंडिया में ही ऑर्गेनाइज कराएंगे सब कुछ अच्छे तरीके से। इवन मोदी का एक सबसे बड़ा जो बात उसने कही कि 2070 तक एमिशन फ्री हो जाएगा, मतलब जीरो एमिशन होगा ऑफ पोल्यूशन वगैरह जो पेट्रोल से निकलता है ये वो। ओलंपिक से गेम से याद आया, होलियो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2008 में। उस टाइम पे रूलिंग पार्टी कौन थी? कांग्रेस। ठीक है। और अब मोस्ट प्रॉब्ली हमें नहीं पता 2037 में रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, बिल्कुल। मगर हम सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम में कितना बड़ा स्कैम हुआ था। पता है, मुझे लगता है ना कि लोगों को शायद थोड़ी सी ना यहाँ से भूलने की आदत हो जाती है कि किसी ने क्या करा है और उसमें क्या हुआ है, वो याद नहीं रख पाते। हमारे इंडिया में अब तक 2 सबसे बड़े राइट्स में से एक कहा जाता है, एक दांडी मार्च जो कि गांधी जी ने करवाया था, और दूसरा कहा जाता है जो अन्ना हजारे जी ने अनशन पे बैठ के किया था, जिसमें हमारे दिल्ली के रूलिंग पार्टी जो थी, आम आदमी पार्टी के हेड केजरीवाल भी शामिल थे, जिस वजह से केजरीवाल का नाम सब में शुमार हुआ, सब शामिल हुआ। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के साथ से सपोर्ट के लिए तो नहीं जुड़े थे? कह सकते हैं शायद नाम आने के लिए, क्योंकि केजरीवाल का आना और फिर वहां से कांग्रेस का डाउनफॉल हो जाना। फिर चलो मैं ये नहीं कहता कि पार्टी ने स्कैम करा, ठीक है, चलो कांग्रेस ने, रूलिंग पार्टी ने स्कैम नहीं करा, जो उनका एक पर्टिकुलर बंदा था उसने स्कैम करा। बिल्कुल। बट हम देखते हैं कि जब ऐसी चीजें होती है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को नहीं पता था स्कैम के बारे में। हाँ ऑफ कोर्स, और ये छोटा मोटा स्कैम भी नहीं था, ये स्कैम बहुत करोड़ों का था, अरबों का था। जहाँ आप कुछ ऐसी बात थी कि 2 मिलियन खर्चा होना है तो वहाँ 80 मिलियन का बिल बनाया हुआ है। बाकी के पैसे कहाँ गए? और इतना पैसा गया कहाँ ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा है। तुमने रोड्स बनवाए, थोड़े बहुत रोड्स बनवाए हैं, और तुमने स्टेडियम्स की हालत ठीक कराई, मगर रहने वहने का सबका हमने एथलीट्स का सुना है कि इतना अच्छा नहीं था जो बाहर की कंट्री से आए थे, बट फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने आप को, वो जो हमारा है अतिथि देवो भव, वो निभाया, तो उस वजह से कोई कंट्रोवर्सी इतनी हुई नहीं। बट अगर चाहते तो हमारी वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी खासी लेवल पे बेइज्जती हो जाती थी। इवन अभी हमने भी तो, मतलब हमारे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने भी G20 का इतना बड़ा आयोजन किया, समिट करा G20 का, और एक ऐसी लोकेशन पे करा बिल्कुल जहाँ पे लोग जाते नहीं थे, जहाँ पे टूरिज्म ही नहीं था। लोग कहते हैं कि कश्मीर की हालत 370 से पहले ज़्यादा अच्छी थी, जो इनके अगेंस्ट हैं, आर्टिकल 370 हटने के अगेंस्ट हैं, मगर उन कश्मीरियों से पूछो जो वहाँ आज खुश हैं। बिल्कुल। ये कहते थे कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, आज जो कहता था ना वहाँ पे रोज़गार नहीं है, साला उसके पास भी रोज़गार है, ठीक है। और पहले वहाँ पे टेररिज्म इतना बढ़ता था, हर दूसरे दिन हम देखते थे पत्थरबाजी हो रही है ना, मिलिट्री 24 घंटे वहाँ एक्टिव रहती थी, सब होता था, मगर अब कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। वहाँ के बच्चे सेफ नहीं थे, इतनी बड़ी बात जो होती है, बच्चे सेफ नहीं थे, ब्रेन वॉश एक हद तक कर देना किसी को। अफजल जो थे वहाँ पे, अफजल वगैरह जो थे, इन्होंने कितने यूथ को बर्बाद करा है। बिल्कुल। एक स्टोरी है, मेरी वाइफ की फैमिली गई हुई थी घूमने, और उस टाइम पे टेररिस्ट वगैरह बहुत एक्टिव थे। ये बात है
2004 या 3 के आसपास की, तो काफी पुरानी बात। बहुत पुरानी बात है। तो वो लोग एक होटल में रुके हुए थे और वो थोड़ा मार्केट तक घूमने गए हैं, और जब तक आए हैं वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया उसी होटल में, और उनका मैनेजर मार दिया, ओनर मार, उनका मेन टारगेट था ओनर, मैनेजर मारा, ओनर मारा, और जो गेस्ट थे उन गेस्ट को इतना मारा है कि उनमें से 3 लोगों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और 2 लोग और थे वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स थे, वो रास्ते में मर गए। इससे कुछ ज़्यादा हम थोड़ा कनेक्टेड थे, तो मुझे पता है कि ये वहाँ पे क्या कंडीशन थे, क्या हाल होते थे। बिल्कुल। अब तो मच बेटर है, अब तो इवन टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, टूरिज्म बहुत अच्छा हो चुका है। बट अगर ये हो सकता था तो पहले किसी और पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं करा? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। क्यों नहीं सोचा? और जो आज खड़े होके इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे, देखो हमें बीजेपी को कुछ भी डिफेंड करके या कुछ हमें उनसे कुछ मिलने नहीं वाला, या हमें लोगों को बता के कि बीजेपी ने ऐसा करा, हमें नहीं मिलने वाला। बट हमारा टॉपिक ही ये है, और जो करा है हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब वो हमारी गलती नहीं है कि वो टॉपिक फेवर में ही बीजेपी की जाता है। और ये स्कैम और टेररिज्म से एक बात याद आई, जहाँ पर अभी मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो कहा जा रहा है कि स्कैम हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम्स, जिसमें फार्मेसी और ये बहुत सारी जो कंपनीज है इनके ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल इसमें क्या होता है कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वगैरह जो होता है वो जाता है किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक का नाम, यहाँ पर मैं बैंक का पर्टिकुलर नाम मैं नहीं शो करूँगा, बट यहाँ पर ऐसे कुछ है, और फिर आए भी आता है एंड में, ऐसे कुछ है। हाँ जी। तो वो वहाँ पर जाते हैं, आप वहाँ पर अपना बॉन्ड खरीदते हैं, और वो बॉन्ड जाके आप किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। ठीक है। चाहे वो पार्टी कोई भी हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी हो। तो वो जो बॉन्ड स्टार्ट होता है वो 1,000 रुपये से स्टार्ट होता है, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी ले सकती है। ठीक है। और वो कोई बड़ा बहुत करोड़ रुपए में भी जा सकता है। अच्छा। तो इसके ऊपर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये निकलता है कि जो बड़े बड़े जो बॉन्ड्स है और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बीजेपी के खाते में गए। ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे है वो टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब जो फॉलो अप करती है। तो इसमें सबसे बड़ा स्कैम निकल के आता है कि वाई ओनली बीजेपी, सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास ही क्यों गया। ठीक है। तो इसके ऊपर बीजेपी भी कुछ तर्क पेश करती है जो कि लॉजिकल है, कहीं ना कहीं लॉजिकल है। उनका कहना है कि वो, अभी मैंने जैसे आपको बताया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, उनके पास सबसे ज़्यादा एमएलए, तो डिजर्विंग तो वो है ही। सबके एक एक एमएलए को अगर सब कुछ मिले तो भी वो ज़्यादा ही मिल जाएगा उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतना पैसा मिल जाएगा। तो एक तो ये तर्क पेश करती है। दूसरा ये कि बीजेपी ज़्यादा ट्रस्टेड पार्टी है, इसलिए लोग ज़्यादा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बट जितने सपोर्ट करते हैं उतने हेट भी करते हैं, और उनके अपने रीजन है हेट करने के। जैसे ये स्कीम आई फौजियों वाली, अग्निवीर स्कीम में उन्होंने 4 साल कर दी जो, तो इस पे क्या कहना है? तो जनरली ये था कि एक यूथ जो कि इतने दिनों से मिलिट्री की तैयारी कर रहा था, आर्मी में जाना चाहता था, दरअसल उनका कहना था कि जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा था ठीक ही था, हम एक नॉर्मल एग्जाम देते, सब कुछ करते, पास हो जाते। बट फिर अचानक से अग्निवीर योजना आ जाती है, जहाँ पर ये कहते हैं कि आपको 4 साल तक के लिए आपको मिलिट्री में डाला जाएगा, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कम हो जाएगी। जैसे जो दूसरों को एज अ मिलिट्री देखा जाता है, उनको एज अ कम देखा जाएगा। उसके बाद आप 4 साल तक की लिमिटेड होगी। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इसमें फ़ायदा भी था। फ़ायदा है इसमें बहुत, मेरे को ऐसा लगता है फ़ायदा है। आप मतलब मैं हर चीज़ को हटा देता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह हटा, कुछ भी हटा, एक जनरल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से यूएस देख लो, फायदा है। यूएस देख लो, इजराइल देख लो, कोरिया, साउथ कोरिया देख लो, 4 साल सर्विंग टाइम है। बिल्कुल। ठीक है। उनका यूथ जाता है वहाँ, वॉर लड़ता है, उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। बिल्कुल। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि यूथ अपनी नॉर्मल लाइफ भी जिए, और सिर्फ कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हर टाइम बिजी ना रहे। हाँ। प्लस व्हेन यू आर ओल्ड, चलो तुमने कितनी एज का है उसका, कितनी एज है अग्निवीर ज्वाइन करने की? 21 क्या, 21 से 4 साल तुमने करा, 25 साल तुम अपने यूथ में ही हो। 25 के बाद तुम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, तुम शादी कर सकते हो, इवन वो पैसा दे रहे हैं इस चीज का, और वो स्टार्टअप कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, प्लस तुम कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो, या अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है तो और भी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, सीक्रेट एजेंसीज हैं जो भी है, तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम अच्छे हो तो। बट पहले तुम घोड़े की तरह ना नाल लगा के बस ऐसे सीधा देख के फोकस करके भाग रहे हो, बट अब गवर्नमेंट ने वो नाल हटा दी है तुम्हारे लिए, और तुम बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे कि हाथ खुल गए हैं, अब तुम हर जगह फैल सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। देखा जाए बड़ी पिक्चर को, दोनों तरफ से सेव कर रहे हैं कि मतलब आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है और आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहोगे, क्योंकि सेम रहते नहीं हो मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद। अब काफ़ी आपके अंदर सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी यूथ से आपने मेरे को चीज़ याद दिलाई कि स्टार्टअप, इंडिया स्टार्टअप समिट की बात करता हूँ मैं, कि
अमेरिका सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वो होता है जो कि $1 बिलियन की कंपनी जो भी बन जाती है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है। तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है, अराउंड 700 यूनिकॉर्न्स है, 721 के आसपास यूनिकॉर्न्स है। सेकंड जो होता है वो चाइना आता है 159 के आसपास। इतना बड़ा डिफरेंस है। और जो हमारा थर्ड पे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। और थर्ड पे जो फॉलो अप करते हुए जाता है वो हमारा इंडिया है विद 111 यानी कि 111 यूनिकॉर्न्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी ने इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया। 100 करोड़ की 120 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 111 स्टार्टअप्स, बिल्कुल, वो भी अब जाके हुए हैं। सही बताऊं तो मैं गवर्नमेंट आने के बाद 2014 से पहले तक जब ये पॉलिसी आई, हाँ, और ये कोरोना के बाद ही कम से कम 11 के आसपास यूनिकॉर्न्स आ गए। कंपैरेटिवली यूएस इंडिया से छोटा है पॉपुलेशन वाइज। चाइना शायद टक्कर दे सकता है, ठीक है, मगर उनके 700 है, बट वो हमसे एडवांस भी था। काफ़ी पहले से ही वो एडवांस है, ठीक है, मगर इंडिया अब एडवांस होना शुरू हुआ है। कहते हैं ना, प्रोग्रेस टेक्स टाइम, और यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रही है, रैपिडली हो रही है। तो उसके बाद भी हमारे पास 111 है, जो कि बहुत कम नंबर है अगर देखा जाए हमारी आबादी को। हाँ, ये तो है। और यूथ का जितना इनिशिएटिव, जितना यूथ के पास आइडियाज़ होते हैं, हम कहते हैं ना हमारे बाप दादा के पास ये आइडिया था, वो आइडिया था, बट हुआ नहीं, बट हम लोग वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के स्टार्टअप समिट में आपको क्या करना होता है कि इतना हार्ड भी नहीं है। जैसे पहले बहुत हार्ड हुआ करता था कि आपको इतने लेवल्स क्वालिफाई करने हैं, तब जाके आप स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठा सकते हो। दरअसल वो अब सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई है। आपको बस अपना आइडिया रखना है, आपको आइडिया पिच करना है, आपको फंडिंग मिल जाएगी। मतलब अगर उसको पसंद आई तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। ये इतना ईजी हो चुका है, आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। फंडिंग में भी तो, जैसे अभी हमने फंडिंग की बात करी, तो फंडिंग में भी तो स्कैम्स होते होंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। जैसे अभी मैं सबसे बड़ा स्कैम की बात करूँ तो हमारे दिमाग में अभी स्कैमस्टर का नाम पे आम आदमी पार्टी के लीडिंग जो है डायरेक्टर साहब, वही आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ही आते हैं, जिन्होंने शराब घोटाला किया। इसके अलावा भी उनके बाकी घोटालों में भी नाम है। ये घोटाला कितना सच है और कितना झूठ, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इनका बाकी घोटालों में भी नाम नहीं है, सभी बहुत सारे घोटालों में थोड़ा थोड़ा करके नाम है। जैसे मनीष सिसोदिया जी का नाम था और सत्येंद्र जैन जी का नाम था, वैसे अभी केजरीवाल जी का भी नाम आ गया। और तो इनका ये स्कैम था कि ये शराब जो चल रहे थे, जो भी इतनी सारे खुल रहे थे ठेके वगैरह, इन सब में इनका बहुत अच्छा खासा पैसा गया हुआ था। दरअसल ये स्कैम का इन्होंने प्राइवेट कंपनीज हायर करी थी ना। हाँ जी, प्राइवेट कंपनीज हायर करी और प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप अपना इसमें पैसा लगाइए और अपना ठेका बनाइए। हाँ जी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हुई थी 2017 के आसपास से, 17-18 के आसपास से, जब ये धीरे धीरे करके पिन हो रहा था। तो उन दिनों जो इनका जो सबसे पावरफुल बंदा था, वो पहले तो केजरीवाल जी का नाम नहीं ले रहा था। जब उसके ऊपर ईडी का शिकंजा आया, तो उन्होंने केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, लेकिन ईडी पूछताछ करती रही। अब ईडी जो है वो पावरफुल हो गई जब मोदी जी ने ईडी को बहुत ज़्यादा पावर दे दी, इवन मोर देन सीबीआई वगैरह। तो कि अब तुम ईडी जो है वो सारी तरह की चीज़ों को देख रेख करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम है इसका फुल फॉर्म। तो जब इन्होंने देखा कि इतना सब कुछ हो रहा है, फिर ईडी ने सबके ऊपर छापा मारा, इतना कुछ किया, तो अब जाके 2023 में हमारे केजरीवाल जी के ऊपर थोड़ा सा वो आया, प्रेशर आया कि शायद ये भी इनका हाथ है। और हाथ शायद क्या पहले से कंफर्म था, बट एक प्रॉपर सबूत जो होता है, पुख्ता सबूत, वो नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद पता चला कि 2023 में उसी बंदे ने, जो बंदा फंसा पड़ा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस बंदे ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में सपोर्ट किया है। और उसके बाद उसका केस ठंडा पड़ गया। तो अपोजिशन ये क्लेम करती है बीजेपी भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसके सपोर्ट में, कि उनको उसी की कंपनी से डोनेशन आया, कि फंसाने की ट्राई कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी भी क्लेम किया जाता है। तो क्या हुआ कि फिर अचानक से एक दिन फिर से कोर्ट में पेशी हुई उनकी, और फिर उन्होंने केजरीवाल जी का नाम ले लिया, जो कि 2024 में हुआ था। पहले वो उसको बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट्स पे प्रेज कर रहे थे आम आदमी पार्टी को, बट उसके बाद जैसे ही इनकी कोर्ट में पेशी हुई, उन्होंने अपना बयान बदला, केजरीवाल के अगेंस्ट करा। उस दिन, उसके अगले दिन वो प्रेज कर रहे थे बीजेपी को। ऐसा इस पर क्लेम किया जाता है। अब मैं सही बताऊं तो भैया, जैसे किसी भी पार्टी को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। सही बात। सबके सब में कुछ ना कुछ खोट है, बस किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। कहते हैं ना कि बुरे सब है, बट जो थोड़ा कम बुरा है ना, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे थे, मैंने वो काट दिया था, तो उसके बारे में क्या बातचीत थी? हाँ, तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, जिसका नाम बड़ा अच्छा रखा है, मोदी की गारंटी। जैसे कि हम जानते हैं, बीजेपी ने इस बार पूरी तरह से फेस जो है वो मोदी जी को बनाया है। मोदी जी का परिवार, और मोदी जी ही सबसे आगे रहेंगे, मोदी जी की देख रेख में सब कुछ चल रहा है।
तो मोदी जी की जो गारंटी है उसमें मैं आपको मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहली चीज़ निकाली है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर काफ़ी विवादित चीज़ें भी रही हैं कि इसमें कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों को कम मिल रहा है, क्रिश्चियनों को कम मिल रहा है, फिर जो भी है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है कि जितने भी तरह के रिलीजन है सब एक ही तरह का कोड फॉलो करेंगे। ये कितने हद तक बेटर है? मुझे लगता है ये बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है कि हर रिलीजियस को इक्वल राइट्स किसी को अब ऊपर नीचे नहीं। जैसे इससे पहले वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड के साथ जैसे कोई भी जगह कॉन्कर कर लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसे बहुत इल्जाम उन पे भी लगे। बट ऐसा हमने देखा भी है कि हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी जहाँ पे भी कुछ होने वाला है तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड पहुँच जाता है और कहता है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस, और वो ले सकते हैं। और ये उनको हक दिया किसने था? और छोड़ो, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इनका सीए है इसमें, हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और थर्ड 2036 के ओलंपिक्स जो होने वाले हैं, हाँ, इस ओलंपिक्स में कहा जा रहा है कि इंडिया ही होस्ट करेगा और इंडिया ही सबसे ज़्यादा लीडिंग में रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे जब कॉमनवेल्थ में जो स्कैम हुआ है वो 2036 में स्कैम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट उसके लिए अगर हमें आज अपनी पार्टी को चुननी है, हम उसके बेसिस पे नहीं चुन सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर अजम्पशंस की कौन कम बुरा है, शायद उसे ही चुनो, बिल्कुल, जो हम कह ही रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी में एक और बात सबसे अच्छी बात कही उन्होंने कि यूएनएससी में एक परमानेंट सीट, आज तक हमारी यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं रही है, हम आज भी एज अ मतलब समझ लो कि सलाहकार के रूप में है। अच्छा, तो उसमें जो मेन है वो अमेरिका है, चाइना है, उसमें चाइना है, आज तक हमारा नाम आना जरूरी था बट नहीं आ पाया। क्योंकि चाइना हमें कभी वोट ही नहीं करता। चाइना वोट नहीं करता, चाइना पीछे हट जाता है। और जैसे ये कह रहे हैं कि चाइना हमारे इंडियन लैंड्स कॉन्कर कर रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा बीजेपी के अगेंस्ट यूज हो रहा है, तो कितने हद तक ये सही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बीजेपी कट्टर विपक्ष है चाइना के, है ना, चाहती ही नहीं कि चाइना हमारे देश में किसी भी तरह से टच हो। हाँ, पैर भी रख सके, या फिर उन्होंने जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रखा है, सब कुछ बंद कर रखा है। इवन वहाँ के एप्स, हमें नहीं देना अपनी कोई भी प्राइवेसी डाटा उनको, हम क्यों दे? और वो अपनी तो छोड़ो, सिटीजन्स की इतनी कह रहे हैं कि सिटीजन्स को भी एक्सेस नहीं होना। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अमेरिका जो है, आपने कभी भी अगर अमेरिकन मैप वगैरह पे देखोगे तो आपको लाइव लोकेशन पे लाइव चीजें देखने को मिलेगी। वहां पर आपको दिखेगा कि लाइव एक पर्सन चल रहा है, एक औरत ने खाना ले रखा है, जो भी है आपको लाइव दिखेगा वो। लेकिन हमारे इंडिया का कभी भी आपको लाइव नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का डाटा इतना प्राइवेट है कि हम किसी और को नहीं दे सकते। इसका एक एग्जाम्पल है कि क्यों ये बंद किया गया, कि आपने 26/11 का अटैक सुना होगा ताज होटल पे। तो उन्होंने जो लोकेशन और ये सब फाइंड किया था वो सब कुछ मैप के थ्रू ही फाइंड किया था। इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा, जब भी 26/11 की बात होती है घूस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दुखद घटना थी वो, बिल्कुल, कि जो नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब दोबारा होगी भी नहीं, जिस हिसाब से प्राइवेसी कंसर्न्स है। हाँ, अब दोबारा होगी भी नहीं, क्योंकि अब कहते हैं ना, इंडिया बदल चुका है। अब ये इंडिया बैठता नहीं है, घुस के मारता है। वंदे भारत में स्लीपर कोचेस वगैरह, हाँ, अब तक वंदे भारत में स्लीपर कोचेस नहीं थे। हाँ, सिर्फ बैठ के जा रहे थे सारे। हाँ, लेकिन उसमें भी मजा आ रहा था। उसमें भी मजा आ रहा था। वंदे भारत क्या ट्रेन बनाई है, क्या मस्त ट्रेन है ना, उसकी स्पीड, उसका फैसिलिटीज, उसका खाना पीना, उनका खाना पीना। बिल्कुल, हम कहते थे कि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं है, और अब ट्रेन का खाना सबसे बढ़िया। अभी तक हम ना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जैसे जापान एक डेवलप्ड कंट्री, वी आर स्टिल इन अ फेज ऑफ डेवलपिंग, वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो मोदी जी ने एक गारंटी में ये भी निकाला है कि 2047 तक हम पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात मेरे ख्याल से आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने स्टेप ले भी रखे उन्होंने। जैसे हम देखते हैं यार कि हाईवेज इतने अच्छे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जहाँ 6 घंटे का टाइम लगता था वहाँ से 2 घंटे का टाइम लग रहा है। इतने दिल्ली टू मुंबई का एक्सप्रेस वे बना दिया, जहाँ पे इतने घंटे लग जाते थे वहाँ तुम 11-12 घंटे में तुम मुंबई पहुँच जाओगे। कि अगर आप जनता को खुश रखते हो ना, तो जनता आपको भी खुश रखेगी, आपको भी खुश रखेगी। मगर जितने इनके प्रोज हैं उतने इनके कॉन्स भी हैं। हाँ, ये तो है कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, ठीक है। जैसे वो स्टैच्यू बना, हाँ, सरदार जी भाई पटेल का जो स्टैच्यू, यूनिटी स्टैच्यू बना, उसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम बताया जाता है। बट अगर बताया जाता है तो प्रूफ भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब आप कितने भी बड़े स्कैम करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने भी कोई स्कैम नहीं किए। आप दूसरों के स्कैम को बढ़ा रहे हो ताकि अपने स्कैम्स को छुपा सको। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट जो उससे टैक्स जनरेट हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वही हमारी मिलिट्री पे लग रहा है, वही हमारी डेवलपमेंट पे रख रहा है।
अगर इनका पैसा कटौती कर दी जाए तो कितना पैसा कट जाएगा? जैसे हमें पता है कि पेट्रोल जो है वो कम भी हो रहा है क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो इस पे अब जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है, पेट्रोल का ये, तो एक और भी चीज़ तो हमारे देश में अच्छी हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मोदी जी की गारंटी मैनिफेस्टो में है कि 2070 तक जीरो एमिशन होगा पेट्रोल से होने वाले पॉल्यूशंस का। इसका मतलब हम फुल्ली जो डिपेंड हो जाएंगे वो सोलर पे हो जाएंगे और हम इलेक्ट्रिकल पे हो जाएंगे, हाइड्रोजन पे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से अब हमारे देश से जब जीरो एमिशन होगा तो हमारा देश कितना हरा भरा हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा सोचने वाली बात। और इस बार एक और मैनिफेस्टो में बात कही गई है मून पे हमारे कदम। अच्छा, हाँ। इसरो अब आपको पता है कि इसरो इतना पावरफुल होता जा रहा है धीरे धीरे कि वो एक पल आएगा कि हम ये भी सुनने को मिलेगा कि नासा को पछाड़ चुका। बट एक चीज सोचो कि नासा कितने पुरानी थी। नासा कब से काम कर रही है साइंस में और आउटर स्पेस का काम कब से नासा संभाल रही है, और जितने भी क्या कहते हैं आविष्कार हो रहे हैं या जो भी हो रहा है वो नासा करती हुई आ रही है। और सबसे टॉप कंपनीज नासा होती थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद रशिया आती थी और फिर चाइना आती थी, मगर अब इंडिया भी आता है उनके साथ। बिल्कुल। और इंडिया ने कितना लेट स्टार्ट किया। हाँ, लेट स्टार्ट और दे रहा है मगर दुरुस्त है। मंगल का मैं कहना चाहूँगी कि जो मंगलयान था वो एक बारी में उन्होंने पहुंचा दिया। इतनी बड़ी बात है ये सब होना, मगर फिर भी इसरो को आज भी वो करते हैं, कहीं ना कहीं लेट डाउन किया जाता है, उनको देखा जाता है, नीचे देखा जाता है इन सारी कंपनीज के ऊपर। बट इसरो विल प्रूव इट कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है अब तक का, कि जो इलेक्शंस होते हैं ना, हमने देखा है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला इलेक्शंस होते हैं, हाँ। एक स्टेट इलेक्शंस होते हैं, एक लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। तो इन इलेक्शंस में ना हम आधा टाइम तो इलेक्शंस में ही निकल जाता है। तो इतने इलेक्शंस में ना हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा खासा पैसा लगता है, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इन इलेक्शंस में, फंडिंग्स। हाँ। तो इसमें एक बात निकाली गई है कि एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था कि एक बारी में क्यों नहीं किए जाए वोट, एक बारी में जितना पैसा लगेगा लग जाएगा, और इतना पैसा नहीं लगेगा, पैसा काफ़ी हद तक बच जाएगा। तो इसलिए मोदी की गारंटी में लास्ट जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप एक ही बार मतलब एक ही बारी में जो भी इलेक्शंस होंगे अलग अलग फेजेस और ये सब चीज़ों में नहीं होंगे कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग दे रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इससे अग्री भी करता हूँ, डिसअग्री भी करता हूँ। कहीं मुझे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए और मेरी आपकी मेन गवर्नमेंट चाहिए मुझे, तो मैं वहाँ इलेक्ट, मगर आपका वोट तो वहाँ भी कट रहा है ना जहाँ मुझे आप नहीं चाहिए हो। नहीं, वो आपकी फ्रीडम है, आप कहीं पर भी दे सकते हो। वही तो कह रहा हूँ कि एक ही बार जाके हर किसी को वोट कर दो। हाँ, ये है कि आपको डे डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस वीक में आपके पास इस दिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, इस दिन स्टेट का होगा, इस दिन आपका लोकसभा। वही 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। और इस बार जो है पुरानी चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था पक्का घर देंगे सबको, तो पक्के घर मिले हैं। आवास कितने 3 करोड़ लोगों को मिले हैं, और इस बार का प्लान जो है वो 15 करोड़ लोग हैं, 5 गुना ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, 5 साल तक फ्री राशन, वो 5 साल तक फ्री राशन। अब दवाइयों के भी रेट इतने कम कर दिए हैं, जो और आयुष्मान भारत जो लॉन्च किया, कि इतनी अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाती, और दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, बट वही दवाइयाँ सेम सॉल्ट की उससे कम रेट में भी मिलती हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है। बट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करके अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी, यार कौन नहीं चाहेगा हम सस्ती दवाई लें। बिल्कुल, हर कोई चाहेगा, क्योंकि अगर हम कंपनीज की तरफ जाते हैं ना तो वो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ देते हैं, और ऐसा भी कहते हैं ना कि जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं ये एक्सपायरीज दवाइयाँ होती नहीं हैं कभी, बट ये सिर्फ इनका बिजनेस बूस्ट करने का तरीका है। कहते हैं 19 ऐसा कुछ टाइम था, इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट राइट, कि 1990 से पहले ऐसा होता था ना, कि बहुत पहले उससे भी, कि वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं, कि इन पे ना एक्सपायरीज नहीं होती थी, बट फिर किसी का दिमाग चला और हर चीज़ पे ना एक्सपायरी डेट चिपका दी ताकि उनका प्रोडक्ट कंजप्शन चलता रहे, बिजनेस स्ट्रेटेजी, उनका रेवेन्यू जनरेट होता रहे। तो देखा जाए तो ये सही भी है जो बीजेपी स्टेप्स ले रही है। हाँ, कांग्रेस मैनिफेस्टो है, कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो जो है उसमें उसका नाम निकाला गया है न्याय पत्र। इसमें कहा गया है कि सबको इक्वली जस्टिस दिया जाएगा, जो जस्टिस हमारी 10 साल की गवर्नमेंट नहीं दे पाई वो ये आके दे देंगी। अच्छा। जैसे जस्टिस अबाउट यूथ, जस्टिस फॉर जो भी बड़े बड़े जुडिशरी वाले हैं, जस्टिस फॉर सोशल वर्कर्स, जस्टिस फॉर वीमेंस, और जितने भी लोगों के जो है उन सबको जस्टिस मिलेगा। मैं ना यहाँ किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बट ये
कौन से यूथ को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं? जैसे अभी इनको कहा जाता है कि मोदी मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी जो दिक्कत बताई जाती है, और ये मेरे ख्याल से दिक्कत है भी, प्रॉब्लम है भी, कि मोदी मैनिफेस्टो में एक बार भी ना यूथ की जॉब्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। ठीक है, यूथ को किस तरह से रोजगार मिलेगा कोई बात नहीं की गई। इन्होंने बोला कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टार्टअप भी वही कर सकता है जिसके पास आइडिया हो, जिसके पास फंडिंग हो। तो इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठा लिया। मगर देखा जाए तो स्टार्टअप वही कर सकता है जिसके पास आइडिया हो और जिसके पास फंडिंग हो, बट उसे और चाहिए हो। हाँ जी, ठीक हाँ, है, ये भी है, ये अच्छी बात है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो है हमारे जुडिशरी सिस्टम में, हमारे पोस्ट सिस्टम में, हमारे रेलवे सिस्टम में जितने भी है, इनमें बहुत सारी सीट वेकेंट है। आप यहाँ पर जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आप कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारी दिक्कतें हुई है बीजेपी गवर्नमेंट में, और ये रियल दिक्कतें हैं कि लीक हो जाना, पेपर का लीक हो जाना, या फिर पेपर कैंसिल हो जाना। तो इस सब पे विचार करके कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो सोच समझ के बनाया, उनका ये कहना है कि जितने भी तरह के यूथ होगी उनको जस्टिस मिलेगा फॉर जॉब, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, उनको प्राइवेट जॉब्स भी मिलेंगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पे काम करेगी कांग्रेस। बट इतनी जॉब्स वो लाएंगे कहाँ से? ऐसा उनका कहना है कि वो रेलवे वगैरह में बहुत सारी वेकेंट सीट है जो गवर्नमेंट फिल नहीं करना चाहती। तो वेकेंट सीट है तो काम भी ज़्यादा होगा। हाँ, काम ज़्यादा होगा, और यही उनका कहना है कि हम ज़्यादा जॉब देंगे, ज़्यादा काम होगा और हमारा देश जल्दी से डेवलप करेगा। इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, जैसे मोदी जी ने गारंटी दी 2047 तक आपको पूरी तरह से डेवलप कर देंगे, इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। जैसे पहले भी नहीं मिली थी एक चीज़ बनवाने पे, तो ये करते हैं, ऐसी बात है। बट ठीक है, क्या पता, जो ये है मेन मुद्दा है। वैसे लोगों को ये दिक्कत तो है कि जॉब्स नहीं मिल रही है, जॉब का तो बहुत प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं मिल रही है, बट देखा जाए तो जॉब्स मिल भी रही है। लेकिन एक रेशो देखा जाए ना, तो पाकिस्तान हमसे जॉब के मामले में आगे है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हमें इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान से जॉब्स के मामले पे आगे है? हाँ, वहाँ पे जॉब ज़्यादा है। ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कांग्रेस का ये हुआ, उन्होंने अपना जो भी दिया मैनिफेस्टो में, तो इक्वल राइट्स टू एवरीवन, इक्वल राइट्स टू एवरीवन, ये तो बीजेपी ने भी कहा है। हाँ, बीजेपी भी, इवन वो औरतों पे भी उन्होंने काफ़ी। तो कांग्रेस इतना क्या कहते हैं, वो क्यों है खिलाफ इस चीज़ के, वन नेशन वन वोट? कांग्रेस का ये कहना है कि एक्चुअली कांग्रेस इक्वल की बात हो रही है ना, रूलिंग पार्टी नहीं है ना। हाँ। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सेंटर में भी हर चीज़ का मुद्दा बना। हाँ, एक्चुअली ऐसे ही समझ लो, अपोजिशन है, मुद्दा बनाना उसका काम है, मुद्दा बनाना काम है। बट यार, मैं ना कहीं ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी कांग्रेस की तरफ ना आ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि हमने क्या स्ट्रगल करा है। और मैं देखता हूँ ना कि यार 2014 से पहले मैं देखता हूँ कंट्री की हालत क्या थी। अब हम भी बड़े हो गए, हम उस टाइम पे बच्चे अच्छे होते थे, तो हमें पता है हमने क्या क्या डेवलप होते हुए देखा है यार, हमारे सामने डेवलप हुआ है पिछले 10 साल में। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ गया है कि पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं। जो बंदा साइकिल पे घूमता था, अब चाहे गाड़ी ना ले पाया हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है। बिल्कुल, ठीक है, कह रहे हैं गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो गरीब और गरीब नहीं होता जा रहा, बस वो टाइम के साथ बढ़ नहीं पा रहा है। हमें अभी भी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और इनफैक्ट लगेगा भी कहीं ना कहीं। इनका सेकंड मुद्दा है कि हम डेवलप करेंगे नेशन को बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय जॉब्स एंड बाय अदर थिंग्स। जो है इनका इस बार पूरा जो प्लान है वो सब कुछ जो है जस्टिस को लेकर के चल रहा है। और आप आदमी का कोई मैनिफेस्टो नहीं आया? नहीं, अभी आम आदमी पार्टी का नहीं आया, और शायद आजकल में टीएमसी का भी आ जाएगा। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनली कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होगा वो एज कम्पेयर टू कांग्रेस थोड़ा अच्छा होगा, और उनको अच्छा रखना भी चाहिए। बट ना, मैंने जो चीज़ नोटिस करी है कि कहीं ना कांग्रेस क्या नहीं करता ना, 2-3 ना सिटीजन्स में ही ग्रुप बन जाते हैं रिलीजन्स के, बट हमेशा बीजेपी टारगेट होती है रिलीजन्स को लेके कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती, वो बस उस चीज़ का स्टैंड लेती है जो सही या गलत है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। बीजेपी ने हिंदुओं के लिए किया है, मुस्लिम के लिए नहीं किया है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक किसी हिंदू के फेवर में नहीं था, ट्रिपल तलाक सारे सिर्फ मुस्लिम्स के फेवर में ही था कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, हमारी औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये एक मुस्लिम के लिए ही था पॉइंट। तो ऐसा भी कहना गलत है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम को कोई नहीं दे रहा, क्रिश्चियंस को नहीं दे रही, या फिर सिखों को नहीं दे रही, मतलब सबको ही दे रही है कहीं ना कहीं। सबको दे रही है। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि ऐसा किसी कंट्री में मैं कहता हूँ दम नहीं होगा कि ना वॉर जोन में जाके अपने एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट उनके वॉर जोन के ऊपर से निकाल दे, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने के लिए। 23,000 स्टूडेंट्स थे, उनको निकालने के लिए वहाँ से
वॉर रुकवा दे, इतने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आज से पहले किसी पार्टी के थे तो बता दो। इवन हमें एक बार की मुद्दा याद आ रहा है मेरे को, थोड़ा सा पॉइंट हल्का फुल्का याद है कि पाकिस्तान और इंडिया का वो हो रहा था, वॉर हो रहा था, और इंडिया ने काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान को कर लिया था, हाँ, कॉन्कर कर लिया था, लाहौर तक पहुंच गए थे वो, अंदर ही अंदर हद तक और वो जाट वो थी, कहते हैं जो जाट रेजिमेंट थी जो अंदर पहुंच गई थी। जैसे मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा, बट वो रेजिमेंट है हमारा, रेजिमेंट, हाँ, वो जैसे हमारे में राजपूत रेजिमेंट है, बहुत सारे रेजिमेंट, जब वो जाट रेजिमेंट थी वो इतने ज्यादा वो हो गए थे, वो अंदर तक घुस गए थे, लाहौर तक, वो अटैक करने ही वाले थे, तब उनके पास कॉल आया और उनको फिर वापस बुलाया गया, वरना IOP बन जाता है, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। जैसे ये POK लेके घूम रहे हैं। लेकिन अब तो खैर POK का भी बहुत अच्छा मुद्दा है कि POK में पहले लोग जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन और आज के टाइम पे वो चाहते हैं इंडिया से मौजूद होना, क्योंकि वो दूर से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने। वो इतना फर्म था बंदा जो वर्ल्ड का टॉप बिलियनर है, टॉप रिचेस्ट मैन है, वो चाहता था कि उसकी फैक्ट्री का प्लांट चाइना में लगे, एलन मस्क, और अब जाके उसको पता चला कि इंडियन मार्केट कितनी बड़ी है, और मोदी जी ने कहा पैसा चाहे किसी का हो, पसीना हमारा बहेगा। और इसके बाद जाके उन्होंने यहाँ पे अपनी डील साइन करी है और उनका पावर प्लांट लग रहा है जहाँ पे सारी टेस्लास मैन्युफैक्चर होंगी। हाँ, अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी। अब इंडियन रोड्स पे या इंडियन ड्राइव जैसे होती है उसके हिसाब से टेस्ला चल पाएगी या नहीं चल पाएगी हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता कि यहाँ तो कहीं से भी कोई आ जाता है। वेल, आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मैनिफेस्टो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एक अवार्ड्स मिले इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए हैं, वो भी PM ने खुद दिए हैं। आज से पहले ऐसा कब हुआ है? ध्यान ही नहीं देते थे। अब ये लोग तो क्या ध्यान देंगे, माँ बाप ही ध्यान नहीं देते थे। बिल्कुल, ये टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये इस चक्कर में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है कि अब हमारे हर किसी के घर में न्यूज़ चैनल्स आते हैं, हमारे हर कोई हम जो है इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चलाते रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि क्रिएटर फील्ड में भी लोगों को इतना अवार्ड्स मिल रहे हैं। हाँ। तो वो भी अब हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ बेटा तू भी जा। बट ये कितना बड़ा स्टेप है, एक प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड्स दिए कंटेंट क्रिएटर्स को, तो इससे कितने और माँ बाप ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नॉर्मलाइज हो गए कि इसमें भी करियर हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं ना कितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, बिल्कुल, कि लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे और ये सब हो रहा है। बट मोदी जी की ये बिना कहे एक स्टेटमेंट है कि तुम करो जो करना है और गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है। एक्चुअली हमारे माँ बाप का ये कहना है कि हम जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा गेम मत खेल, कुछ काम कर ले, पढ़ ले, इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियरों को जॉब नहीं मिल रही है। और हाँ, अब इस वीडियो के मैं आपको एक थोड़ा सा बात बता दूं, हम किसी पार्टी या फिर किसी पर्सन को गलत नहीं बोल रहे, बट मोदी बीइंग अ पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन, दैट्स इट। और उनको जान की कीमत पता है, अपने लोगों को कैसे बचाना है। प्लस आने वाले इलेक्शंस आप चाहे किसी को वोट करें ना, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ही वोट करें या कुछ करें, बट बात इतनी सी है कि हमें लगता है ना कि सब बुरे हैं, बट कोई हमें लगता है कम बुरा है तो हम उसके साथ हैं। बाकी ये पूरा आपका डिसीजन है, कोई आपका डिसीजन बदल नहीं सकता कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। बट एक चीज़ याद रखना कि आप लोग आज से 10 साल या 20 साल पीछे जाना चाहते हैं या आगे 40 या 50 साल जाना चाहते हैं, और बाकी सब आपके सामने अब इंटरनेट पे सब अवेलेबल रहता है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के ना हो के भी कंट्री का होने की बनने की कोशिश करते हैं और सारा दिन भौंकते रहते हैं। और किसी भी चैनल पे आपको अगर एक पार्टी के अगेंस्ट सब कुछ मिल जाए ना, तो समझ लेना कोई दिक्कत है। और या कुछ कहता हुआ दिख जाए, कि डायरेक्ट टारगेट करता हुआ दिख जाए। हम किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोग हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं आपको। बस उन लोगों से संभल के रहना। बाकी सारा आपका डिसीजन है किसको वोट करना है, किसको नहीं। सोच समझ के आप वोट करना। आप दोनों के मैनिफेस्टो पढ़ो, दोनों के काम देखो, दोनों को आपको जो ठीक लगे आप उसको वोट करो। हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे किसी को भी, आप मगर किसी की बातों में मत आना। थैंक यू। एंड आज का हमारा पॉडकास्ट ये वाला यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो।